26 जनवरी को लाल किला में हुए उपद्रव का आरोपी पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि स्पेशल सेल ने उसकी गिरफ्तारी की है। 1 लाख का इनाम दीप सिद्धू पर घोषित था और वो 26 जनवरी के बाद से ही फरार था। ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए। हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर पहले एक खबर आई कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पंजाब के जिकरपुर से इसको स्पेशल सेल की टीम ने पकड़ा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल सेल की टीम को। और जो जिस टीम ने इसे गिरफ्तार किया है उसके जो डीसीपी हैं संजीव यादव, उन्होंने बताया कि हमारी टीम 26 तारीख से ही इसके पीछे लग गई थी, जब ये लाल किले से बाहर निकलकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हुआ था। हालांकि टीम जब लगी थी उस दौरान दीप सिद्धू ओझल हो गया था और देर रात उसने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर लिया था। लेकिन लोकेशन जो मिली थी, जो टावर मिली थी, आखिरी लोकेशन जहां पर फोन स्विच ऑफ हुआ था, वो थी तकरीबन 12 बजे के लगभग दिल्ली से सटे हरियाणा में, जिसके बाद से स्पेशल सेल की टीम वो लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इसके तमाम जो कॉन्टैक्ट थे उनको स्पेशल सेल की टीम ने खंगाला। इनके जो तमाम रिलेटिव थे, जो तमाम जानने वाले थे, उनको खंगाला। बावजूद इसके दीप सिद्धू पकड़ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान जो दीप सिद्धू है वो लगातार फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रहा था। छानबीन में ये जानकारी मिली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को। सूत्रों ने हमें ये बताया कि जो वीडियो है वो दीप सिद्धू की महिला मित्र कैलिफोर्निया से अपलोड कर रही थी। ये सारी कवायद इसलिए थी ताकि एजेंसी दीप सिद्धू तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आखिरकार स्पेशल सेल की टीम ने पंजाब के जिकरपुर से दीप सिद्धू को दबोचा है। स्पेशल सेल की टीम इसको लेकर दिल्ली आ चुकी है। यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन स्पेशल सेल को बड़ा सुराग मिलेगा, क्योंकि 26 जनवरी में हिंसा में, खासकर लाल किले में जो हिंसा हुई थी उसका जो, हालांकि चेहरे कई थे, कई लोगों ने हिंसा फैलाई थी, लेकिन जो बड़ा चेहरा था, बड़ा विलेन उभर करके आया था, वो था दीप सिद्धू। शायद यही वजह है कि 1 लाख रुपए का इनाम दीप सिद्धू पर रखा गया था। यहाँ तक सूत्र बता रहे हैं कि लाल किले में जो तिरंगे झंडे का अपमान, आप कह सकते हैं, अपमान हुआ और जो दूसरे झंडे लहराए गए थे उसके पीछे भी दीप सिद्धू ही वो किरदार था। शायद यही वजह है कि 4 ऐसे लोग जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़े थे, उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और फाइनली काफी कड़ी मशक्कत के बाद दीप सिद्धू को स्पेशल सेल की टीम ने पंजाब के जिकरपुर से पकड़ा है, दिल्ली लेकर आई है और यहाँ पूछताछ की जा रही है। नेहा, साथ ही अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार फरार चल रहा था, इस पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो ऐसा कर रहा है, और साथ ही साथ वो कई ऐसे वीडियोस भी अपलोड कर रहा था इस फरार होने के पीरियड के दौरान, जिससे लोग लगातार इस मुहिम के साथ जुड़े रहे। इंस्टिगेटिंग वीडियोस जिसे कहते हैं, जो वीडियोस लोगों को प्रेरित करें एक बार फिर से हिंसा करने के लिए, और उस हिंसा को भी जायज ठहरा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए उस हिंसा को भी जायज ठहरा रहा था। और इसके अगर बात की जाए, कई जो किसान लीडर हैं वो इससे अपने आप को किनारा कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे वो इसको समर्थन दे रहे थे, जिसमें एक नाम है बगीचा सिंह का, जो खालिस्तानी समर्थक है। वो साफ आज तक से बातचीत में कह रहा था कि दीप सिद्धू के साथ जो आज किसान नेता एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को, वही किसान नेता मंच से लोगों को भड़का रहे थे और 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की बात कर रहे थे। तो दीप सिद्धू को लेकर दीप सिद्धू का विरोध भी कई ऐसे किसान नेता हैं वो कर रहे थे, खासकर 26 जनवरी हिंसा के बाद। लेकिन दीप सिद्धू का सपोर्ट करने वाले भी कई किरदार हैं। यहाँ ये बात अहम है, क्योंकि सूत्रों के हमें जरिए जो जानकारी मिली है, दीप सिद्धू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ी है। वो सियासत में खुद को अकेले दम पर खड़ा करना चाहता है, और शायद यही वजह है कि जब ये किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में घुसपैठ की, सिंघू बॉर्डर पर लगातार देखा गया। न सिर्फ दीप सिद्धू बल्कि
पंजाब का जो गैंगस्टर है जिस पर 26 से ज्यादा केस है, दिल्ली पुलिस ने उस पर भी लाल किला हिंसा मामले में 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। लखा सिधाना वो दोनों एक्टिव थे सिंघू बॉर्डर पर। सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिली है कि जो दिल्ली में हिंसा हुई 26 तारीख को, उसके पहले ये दोनों किरदार दीप सिद्धू गायब हो गए थे। उसके बाद अचानक 25 जनवरी को बॉर्डर पर देखे गए, भीड़ को उकसाने वाली बातें कही। उसके बाद 26 जनवरी को खासकर आईटीओ और लाल किले में जमकर हिंसा हुई। उसी दौरान दीप सिद्धू को देखा गया लाल किले में, वीडियो में बकायदा लाउडस्पीकर से कुछ बातें वो बोल रहा था। उसके बाद से ही एजेंसियों के रडार पर आया, और जैसे ही एजेंसियों के रडार पर आया नेहा, जैसे ही दीप सिद्धू का नाम सामने आया, विपक्ष भी हमलावर हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये तो सरकार का। अरविंद लौटेंगे आपके पास, तमाम डिटेल्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच रुक करेंगे तपोवन का, जहां से मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल जुड़ गई हैं। लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लेकर आ रही है। मीनाक्षी, ओवर टू यू। शुक्रिया नेहा। देखिए, मैं इस वक्त तपोवन में ठीक सुरंग के नजदीक मौजूद हूं और लगातार निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो लोग भीतर फंसे हैं उनका भविष्य क्या होगा, क्या हो रहा है अंदर, उसके हम तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन उससे पहले हमने बीते 24 घंटों में क्या देखा, हर एक तस्वीर पर ये देखिए एक खास झलक। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां तपोवन में एनटीपीसी सुरंग पर लगातार जारी है। यहां पर सारी टीम्स मौके पर तैनात हैं। जो 35 लोग करीब बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यही है कि जो मलबा बार बार वहां पर आ रहा है उससे कैसे पार पाया जाए। हालांकि जो ऑफिशियल से हमारी यहाँ पर बात हुई, हमें सूचना ये मिल रही है कि करीब 120 मीटर तक जो हमारे जवान तैनात हैं उन्हें वहां पर जाने का, वो वहां तक जा पाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो मलबा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे रास्ते हैं जहां से मलबा लगातार उस जगह तक पहुंच रहा है जिससे पार अभी तक जो हमारे जवान है वो नहीं जा पाए हैं। कोशिश इसके लिए लगातार जारी है। एक अच्छी बात जो हमें यहाँ पर समझ में आई अभी तक के हिसाब से, क्योंकि ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। जितना समय बीतता जा रहा है, जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके जीवन का स्तर उतना ही बड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन उन तक पहुंच रहा है, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पर रखी हुई थी, अगर उसका सहारा लेकर जो लोग वहां मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, वो अगर वहां पर टिके रह गए हो तो उनके बचे रहने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। देखिए, यही जो जवान है उनका हौसला है कि वो पॉसिबिलिटीज की तरफ ज्यादा सोचते हैं, और इसी बात का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पर उनके बचने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन अब आप पहले ये देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि कल वो यहाँ मौजूद जवानों से भी उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने क्या कहा। रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो 12 घायल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो आईटीबीपी के इस अस्पताल में भर्ती हैं। सभी ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जो कष्ट वहाँ पर सहा है कई घंटे, और जैसा वो बता रहे हैं कि शरीर में काफ़ी दर्द है, बॉडी एक है, उसका कारण है कि वो 3-3, 4-4 घंटे उन्होंने वो जो बार वहाँ थी लोहे की, उस पर वो लटके रहे, क्योंकि नीचे पानी था, मलबा था, तो 4 घंटे तक, 4.5 घंटे तक वो लटके रहे। उसके कारण उनका पूरे शरीर में दर्द है। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा है। इसके अलावा अलग अलग नेताओं का, एक्टिविस्ट का आना भी यहाँ पर जारी है। काम लगातार सुरंग साइट पर चल भी रहा है। हमारे साथ इस वक्त मनीष खंडूरी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर पहुंचे हैं विजिट के लिए। इससे पहले भी उनकी टीम यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनको मदद पहुंचाने का काम कर रही है। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रैनी गांव से आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या अभी समझ में आ रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर कितना वक्त और लग सकता है? मीनाक्षी, इस समय मेरे साथ मेजर जनरल
राजीव छिब्बर है, मेजर जनरल राजीव छिब्बर जनरल ऑफिसर कमांडिंग है उत्तर भारत एरिया के, और उन्होंने अभी अभी इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और आज पहली बार एक नया प्रयास किया जा रहा है एक नई दिशा से इस टनल को अप्रोच करने के लिए। ज्यादा जानकारी हम जनरल छिब्बर से ही लेते हैं। सर, इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस में लेटेस्ट क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम सब मिलके ही कार्रवाई कर रहे हैं। ये प्रयास इस समय आप देखें तो 3 तरीके से हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो टनल है उसमें से स्लश निकालने की कार्रवाई मैकेनिकल और फिजिकल मींस के द्वारा की जा रही है। मैकेनिकल मींस के अंदर हमारे पास डोजर्स, जेसीबीज राउंड द क्लॉक बिना रुके हुए पिछले 48 घंटे से काम कर रहे हैं। जहां पे जेसीबी डोजर नहीं जा पा रहे हैं वहां पे हमारे जवान प्लैंक्स और रैपलिंग के द्वारा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ मुद्दा एक है कि जल्द से जल्द जो हमारे लोग अंदर ट्रैप्ड हैं टनल में उनके तक पहुंचा जा सके। ये जो रैपलिंग का इस दिशा से अब मार्ग जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका अभी आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या ये पहली बार है जो ये एक्सेस अब ट्राई कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां से एक होल ड्रिल किया जाए ताकि अंदर हम देख पाएं कि स्लश कहां तक है, और उम्मीद करते हैं अगर हमें इसमें कामयाबी मिलती है तो हम रैपलिंग द्वारा अंदर जाके जो हमारे लोग ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकाल पाएंगे। जी, इस समय मैं अपने दर्शकों को, आज तक के दर्शकों को मीनाक्षी अगर दिखा दूं तो यहां पर माउंटेनियर्स की एक एक्सपर्ट टीम दूसरी तरफ तैनात की गई है, और ये एक तरफ से तो बुलडोजर्स और अर्थ मूवर्स से अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहां से अब प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ उम्मीद है, क्योंकि 48 घंटे अब लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं कि अंदर जो 38 से 40 लोग हैं, आपके अनुमान के मुताबिक कितने लोग अभी अंदर है और उनकी क्या हालत है? एनटीपीसी के द्वारा दिए हुए फिगर्स कहते हैं कि 37 लोग मेंटेनेंस की कार्रवाई कर रहे थे। उनके पास एक डोजर था और 2 लाइट व्हीकल थे। हम उम्मीद करते हैं कि एक साइड टनल के द्वारा हो सकता है कि ये लोग उस दिशा में बढ़ गए हों, और क्योंकि स्लश की जाने की दिशा सिर्फ एक साइड की थी तो उम्मीद से कह सकते हैं कि इस टनल में शायद स्लश ना हो, क्योंकि ये टनल तकरीबन 180 मीटर लंबा है। ऑक्सीजन यहाँ पे पाई जा सकती है, तो जो अंदर हमारे लोग इस समय ट्रैप्ड हैं उनका ठीक होना इस समय हम काफी हद तक सही मान सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्रयास के लिए। सेना की एक टुकड़ी, गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी इस समय दूसरी दिशा से इस बड़ी दीवार में छेद करके अंदर घुसने का प्रयास कर रही है मीनाक्षी, और लगातार इस बड़ी कोशिश पर हम लोगों की नजर रहेगी। उम्मीद यही कि जो 37 लोग इसके अंदर हैं वो अभी सुरक्षित हो, जीवित हो। जी, लौटती हूँ गौरव आपके पास। आशुतोष भी बने हुए हमारे साथ, लेकिन देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर गौरव कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ तो जवान तैनात हैं कि जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, जिंदगी को बचाया जाए, लेकिन एक दूसरी जंग चल रही है उन गांवों के नजदीक भी जो इस वक्त मुख्य मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं और वो लोग जो विस्थापित हुए हैं। हमारे साथ मनीष खंडूरी जी इस वक्त मौजूद हैं। आप जब रैनी गांव की तरफ गए, हमने देखा कि जब मैंने लोगों से बात की तो बड़ा तकलीफ हुआ, देखिए कि वो अभी भी उस फियर में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमें शायद 30 सेकंड भी नहीं मिलेंगे निकलने के लिए, और यही वजह है कि रात भर वो ऊंची पहाड़ियों पर बैठे रहे। जी, देखिए यहाँ पे अभी 2 तरीके की परेशानियां हैं। एक तो आप देख रहे हैं, जैसे आपने शॉर्ट्स में दिखाया था कि जो पुल है उनके टूटने की वजह से, एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पुल के इस साइड फंस गए और उनके परिवार दूसरी साइड है, तो उनको रहने की जगह नहीं है। दूसरे उस तरह के लोग हैं कि जो गायब हो चुके हैं या जो लापता हैं, उनको ढूंढने के लिए उनके रिश्तेदार आए हैं। तो डर तो बहुत है, और हमारा प्रयास यही रहा है कि जो हमारी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की टीम्स हैं, वहाँ पे हमने एक शिविर ऑर्गेनाइज किया, दोनों साइड पे शिविर किया है, तपोवन पे भी और रैनी गांव पे भी, और हमने ये भी किया है कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, रहने की, और एक कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया है यहाँ तपोवन में। हमारा प्रयास यही है कि किस तरीके से जो प्रशासन काम कर रहा है, यहाँ पे सैनिक काम कर रहे हैं, उनकी कैसी हम मदद कर सकें। तो मदद को लेकर देखिए स्थानीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, एक्टिविस्ट और अलग अलग समूहों से जो लोग आ रहे हैं, लेकिन चुनौती इस वक्त यही है कि जो लगातार बातें हो रही थी, एक बैलेंस, यानी जब
हिमालयन क्षेत्र जहां पर यहाँ का डेवलपमेंट का मॉडल एक अलग होगा, जिसको लेकर अब पर्यावरणविद हों या अलग अलग एक्सपर्ट्स हो वो भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का मॉडल राज्य में होना चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लेकिन क्या वो प्रकृति की कीमत पर हो सकता है? और यही सवाल यहाँ पर लोग लगातार उठा रहे हैं। रुक अब कर लेते हैं रैनी गांव का। आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, आज जब आप लोगों के बीच पहुंचे, क्या हालात पिछले 2 दिन की तुलना में थोड़े बेहतर अब लग रहे हैं? क्या सोच रहे हैं लोग, क्या उनके जहन में चल रहा है इस वक्त? गाड़ी निकल जाने बता दीजिएगा। सबसे पहले ताजा जानकारी दे दें तमाम दर्शकों को। मीनाक्षी, रैनी गांव में मेरे पीछे जो आप एसडीआरएफ के जवान देख रहे हैं, ये खोजी कुत्तों को यहां पर लाया गया है, स्पेशल डॉग स्क्वाड। और सबसे बड़ा ऑपरेशन एसडीआरएफ देखिए उस मलबे में चला रही है। ये इतना गहरा है कि देख के ही डरावना लगता है। और उनके जवान जो है वो देखिए वहां पर टीम है। दरअसल कोशिश ये हो रही है कि नीति को जोड़ने वाला जो पुल है वो टूट गया है, आसपास के कई गांव डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और इसलिए किसी तरह कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। दूसरा अपडेट ये है कि 2 शव जो हैं, जो कर्मचारी ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे, 2 शव निकाले गए हैं। पहली रिकवरी हुई है, यहां से कम 2 बॉडीज निकाली गई हैं। बड़ी संभावना कम है कि जो यहां फंसे थे शायद वो जीवित बचे हों। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी, ये तमाम सारी बड़ी मशीनों के साथ एक ऑपरेशन करी और बीआरओ भी इसमें शामिल है। इंस्पेक्टर हरक सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज राणा जी, आज जो दूसरा दिन है, कितना महत्वपूर्ण है आज का ऑपरेशन और क्या क्या प्रक्रियाएं आज उनका पालन किया जाएगा? आज यहाँ पर बॉडी निकल रहे हैं तो यहाँ पर काफी युद्ध स्तर पर कार्य होगा, जिससे जितनी बॉडी रिकवर कर पाए उतनी लगातार रेस्क्यू कार्य। आप डॉग स्क्वाड भी लेकर के आए हैं, तो इनकी किस तरह से मदद ली जाएगी? इनकी मदद अगर कोई लाइव होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि वरना डेट को संभावना है, आपको लग रहा है जिस तरह की तबाही रैनी में हुई है, संभावना है किसी के बचने की कोई संभावना नहीं। किसी की भी, जो भी इस मलबे में आ गया, इस फ्लड में आ गया, उसकी किसी की बचने की संभावना कोई नहीं। हालांकि फिर भी हम ये उम्मीद करेंगे और शाबाशी, खासकर सलाम इन जवानों को जो अपनी जान जोखिम में डाल के इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तकलीफ दिखाएं, ये बीआरओ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इनका ऑपरेशन यहां से चलाया जा रहा है कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए, गांव में मदद पहुंचाने के लिए। देखिए डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती है राहत बचाव कार्य के साथ खाना पहुंचाना, रसद पहुंचाना उन इलाकों में जो गांव कट गए हैं। तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ मुश्किलें इस पार रहने वाले गांव वालों को जरूर हुई। उन्होंने शिकायत भी की कि हम तक मदद नहीं पहुंचाई गई, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा, खाना पीना नहीं मिला। और डर का साया ऐसा था कि आपने ये गांव कल देखा यहाँ पर, वही ये गांव जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू हुई। इस गांव के लोग दरअसल ऊपरी इलाकों में जंगलों में चले गए बचने के लिए, जान बचाने के लिए, कि वहां कम से कम जाएंगे। ये डर लग रहा था उन्हें कि कहीं फिर कोई ऐसा सैलाब ना हो। बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर के ज्यादातर लोगों ने जोशीमठ भेज दिया, सुरक्षित इलाकों में भेज दिया, क्योंकि जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो पहाड़ को जानते हैं। उन्हें लगता है कि एवलांच था, अगर ग्लेशियर टूटा है तो ऐसा ना हो पहाड़ों में छोटे छोटे गड्ढे बन गए हों, वहां सैलाब इकट्ठा हो रहा हो, पानी इकट्ठा हो रहा हो और फिर दोबारा ऐसी कोई घटना हो जाए। तो उस डर के साए में कई सारे लोग बच्चों को, बुजुर्गों को यहाँ से हटा रहे हैं। रात भर कई सारे लोगों ने ये भी कोशिश की वो अपने घरों में ना रहें, ऊपरी इलाकों में चले जाएं। मीनाक्षी। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए रैनी गांव में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि चिपको आंदोलन की सोच देश को और समाज को उस जगह ने दी, लेकिन देखिए उसी चिपको आंदोलन के एक और महान शख्स थे सुंदरलाल बहुगुणा, बड़े पर्यावरणविद। उन्होंने कहा था इकोलॉजी इज आवर परमानेंट इकोनॉमी, ये उनका नारा था। यानी पर्यावरण के लिहाज से हिमालयन क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वो हिमालय और उसके इर्द गिर्द की जिस तरह की इकोलॉजी है, वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र है, परिस्थितियां हैं, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और यही बात है जिस बात का जिक्र आशुतोष कर रहे थे कि पहाड़ के लोग देखिए इन परिस्थितियों को समझते हैं और इसके साथ सामंजस्य बनाकर जीते हैं। पर्यावरणविद तो ये तक कह रहे हैं कि गांव के लोगों को तो पत्ता तोड़ना अलाउ नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसी जगहों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं जहां पर लगातार कंप्लेंट्स और शिकायतें होती हैं कि क्या यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट बनना ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सारी बातें विश्लेषण का विषय है, जिसको अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखेंगे, इस घटना के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उत्तराखंड समेत पूरे देश की निगाहें एनटीपीसी के इस टनल पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 35 लोग फंसे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश इस वक्त फोर्सेस कर रही हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जवान चला रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक टीम्स वहां जा रही हैं। अभी तक कामयाबी दरअसल करीब 100 से 120 किलोमीटर माफ कीजिए जाने की पॉसिबिलिटी वहां पर हो पाई है, लेकिन जो मलबा आ रहा है दूसरी तरफ से वो एक परेशानी पैदा कर रहा है। इसके अलावा एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी अभी हमें जानकारी मिली है एनडीआरएफ के डीआईजी से बात करके, उन्होंने बताया कि एक टीम एनडीआरएफ की रैनी गांव भेजी गई और वहां पर जब मलबा हटाया गया तो 2 बॉडीज वहां से मिली हैं, जिनकी स्थानीय लोगों ने पहचान भी कर ली है। इस बातचीत में एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने और क्या इंफॉर्मेशन हमें दी, सुनिए।
हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी साहब मौजूद हैं। सर, अभी जो अंदर सिचुएशन है, किस तरह से आप उसको आकलन कर रहे हैं? देखिए, ये जो टनल है इसमें काफ़ी स्लश गया है रिवर साइड से, और तकरीबन ये 175 मीटर लंबा टनल है। उसमें स्लश निकालने का काम चल रहा है। काफ़ी उसमें कितने मीटर्स आप लोग अंदर पहुंच पाए हैं अभी? ये तकरीबन 100 मीटर के आसपास पहुंच गए हैं अभी, और आगे भी क्लियर तो दिखाई दे रहा है रूट आगे। स्लश निकालने की बात है अभी, ताकि जो जंक्शन है 175 मीटर्स के बाद राइट साइड में जंक्शन है, उसके साइड में 34 लोगों के फंसे होने की आशंका है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। काफ़ी चांसेस है कि वहाँ पर हो सकता है कि लोग अभी जीवित हों। तो सर, ये जो पॉसिबिलिटी है, मैं समझ रही हूँ कि जवान हमेशा पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं, आर्मी हमेशा उस नज़रिए से सोचती है, फोर्सेज हमारी। लेकिन जो कंपैरिजन केदारनाथ की तुलना में इस घटना का होता है, जो लोग अंदर फंसे हैं, सर्दी, पानी, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए कितना चैलेंजिंग ये वक्त है? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो 34 लोग हैं, तो आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे, ये अच्छी बात है, हम उस तरह से सोच रहे हैं। और एरिया काफ़ी बड़ा है जिसमें वो अपनी पोजीशन ले सकते हैं, सेफ पोजीशन। तो ऑक्सीजन लेवल भी मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ठंडा है अंदर या गर्म? अंदर ठंडा ज़रूर है, तो वो एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारी कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी हम अपना पॉइंट तक पहुँचें, और प्लैंक्स बिछाए जा रहे हैं रास्ता बनाने के लिए, ताकि स्लश भी निकाला जाए और साइड से हम लोग अपनी कार्रवाई भी आगे बढ़ा सकें। सर, रैनी गांव के नजदीक भी आपने एक ऑपरेशन चलाया जहां पर 2 बॉडीज। जी, कल हमने डिसीजन लिया था कि एनडीआरएफ की एक टीम वहां भी भेजेंगे हम। आज मॉर्निंग में हमने भेजी है टीम वहां पर, और जब वहां पर स्लश से मलबा हटाया गया वहां से, तब उसमें 2 डेड बॉडीज मिली हैं, और उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, लोकल विलेजर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया। किस गाँव से? वो नज़दीक के गाँव से ही हैं, और वहाँ पर काम कर रहे थे प्रोजेक्ट में। थैंक यू सो मच सर, आज तक पीड़ित परिवारों के पास जो गम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक तरफ इंतजार है तो दूसरी तरफ खौफ इस बात का है कि जैसा चमोली में 7 तारीख को हुआ, कहीं वैसा कोई हादसा उनके साथ आने वाले दिनों में तो नहीं होगा। कई तरह की बातें लोगों के जहन में चल रही हैं। आशुतोष मिश्रा रैनी गांव में मौजूद हैं, और लखीमपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, यहाँ पर जो लोग काम करते थे, वर्कर्स थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपी और बिहार से थे। इस बात की जानकारी यहाँ के प्रशासन ने हमें दी। ऐसे कुछ परिवार लखीमपुर से भी संबंधित हैं। क्या आपको वहां से सूचना मिल रही है कि उन लोगों को अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, हम इस वक्त मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के बाबूपुरवा गांव में। या मेरे साथ वो परिवार भी हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और लगातार ये कोशिश में है कि उनकी कोई खबर मिले, उनके बारे में जानकारी मिले, लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता तौर पर नहीं बताया गया। हालांकि 2 से 3 बॉडीज रिकवर होने की बात हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं है। ये महिलाएं हैं, इन्होंने कुछ माएँ हैं, इनमें कुछ पत्नी है जो अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आपका कौन बेटा था जो? जी, बेटा था। कब गए थे वो? उनका 1-1.5 महीना हो गया। कैसे आपको पता चला? पता बस वही साथ में गए थे, उसमें से एक लड़का बचा हुआ था, वही फोन किया कि यहाँ पे सैलाब आ गया है, सब चले गए, बह गए। आपकी कब आखिरी बार कब बात हो पाई? आज 3 दिन हो गए। 6 तारीख को बात हुई थी सुबह, तब से बात नहीं हुई। आपका भी माता जी बेटा गया है, क्या नाम है उनका? अर्जुन। कैसे पता चला आपको? यहाँ एक लड़का बचा है उसी के साथ का, वही ने बताया। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से? क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, हमें तो कह रहे हैं हमारे बेटा ढूंढ के दे दे। बिल्कुल मीनाक्षी, परिवार बहुत ही इस वक्त आप देख सकती हैं किस तरीके से दुख में है। इनके पति थे जो नहीं मिल पाए हैं। कोई खबर आपको मिल पाई? कोई खबर नहीं मिला है अभी तक। आपकी कब बात हुई थी? वही 6 तारीख के शाम को बात हुई थी, उनसे कोई बात नहीं हुई है उनसे। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, बिल्कुल हौसला रखिए। आप भी माता जी बताइए, आपका भी बेटा नहीं मिला है? हाँ, हमारे भी हीरालाल। कब गए थे यहाँ से? सब साथ में गए थे। अच्छा, क्या पता चल पाया कुछ जानकारी? अभी नहीं पता चला है। नहीं मिली। क्या अधिकारी क्या बता रहे? कल डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा था खोज देंगे, ढूंढ देंगे।
बिल्कुल मीनाक्षी, बड़ा ही मुश्किल दौर है इन सबके लिए और 34 यहाँ से कुल युवक हैं जो गए थे हम बाबूपुरवा गांव में। ऐसे और भी गांव हैं जहां से लगभग 100 के करीब आंकड़ा बताया जा रहा है, जिनमें से कुछ की तो अभी पुष्टि हुई लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए लगातार राहत काम में अपना सहयोग देने की बात की गई है। जो मृतक है उनको 2 लाख का मुआवजा देने की बात हुई है, लेकिन अभी भी बचाव कार्य जिस तरीके से जारी है, परिवारों को उम्मीद है कि शायद कोई खुशखबरी आ जाए, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी आधिकारिक तौर पे नहीं मुहैया करा जा पाई है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने जब परिवार से बात की, हम उनके दुख को इस वक्त से रिपोर्ट ही कर सकते हैं, लेकिन वो किस स्तर का क्या उनकी तकलीफ है इसे समझ पाने बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि जब 2013 में भी केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बाद सुषमा स्वराज जो उस समय विपक्ष की नेता थी, सदन में उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था उस समय भी कि जो लोग मर जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, उसमें तो परिवार फिर भी एक स्तर का जो है सब्र कर लेता है, लेकिन जो लापता है इंतजार अंतहीन हो जाता है। इस बात का जिक्र सुषमा स्वराज ने उस समय किया था, देखिए, और आज भी लगभग वैसी सी ही एक तस्वीर हमें चमोली हादसे में जो मृतक है उनके परिवार या जो लापता हैं उनके परिवार उस इंतजार में लगभग वैसा ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन घायलों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मंजीत नेगी पहुंचे अस्पताल, वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। एनटीपीसी के टनल में जिन 12 लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया था, वो 7 घंटे का मुश्किल उनका समय था और वहां पर वीरेंद्र कुमार जो सबसे आखिर में जिनको निकाला गया था, उन्होंने निकलने के बाद एक खुशी जाहिर की थी, बद्री विशाल लाल का नारा लगाया था। उस मुश्किल हालात में क्या आपका अनुभव था? सर, अनुभव मेरा यही था कि जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट पे मरने की समय आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। और उस 7 घंटे में क्या आप लोग करते रहे? मैंने 7 घंटे में अंदर सबको अंदर में इनको मनोरंजन कराया, शेर व शायरी की, कुछ गाना गवाए, किसी को एक्सरसाइज करवाया। इसी तरीके से वो 7 घंटे इनको मैंने वहाँ एडजस्ट करे और लास्ट में इनको पहले इनको सबको निकाल दिया। लास्ट में मैं निकला हूँ और अपना जयकारा लगाया बद्री विशाल जी का, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने सबको सुरक्षित निकाल दिया। 12 लोगों की उस टीम में ये 2 वरिष्ठ लोग थे जो पूरे टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। आपने, मैंने सुना कि आपने गढ़वाली गाना सुना, आपका क्या अनुभव था? हमारा का ठंडी में पानी में हालत बिगड़ जा रहा है, पूरा शिवरिंग आ रहा है बॉडी। कई लोगों का जूते में भी पानी गया, मेरा जूता में भी पानी गया, पूरा जूता भी चलने का नहीं पा रहा है। ठंडी बढ़ रहा है, सबकी शिवरिंग हो रहा है। वही टाइम में हम लोग गढ़वाली गाना गाया, कई हमारा साथी नेपाली गाना गाया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, इधर उधर 10 मीटर में इधर उधर बार बार उधर उधर घूमते घूमते ही हमारा बॉडी में गर्म ठंडा बचाने के लिए बॉडी गर्म करते करते ही हमारा ऐसा 3-4 घंटा ऐसा करते करते ही बाद में 4 बजे के बाद हमारा आईटीबीपी का सहारा से हम बाहर निकल गया। बाद में इधर हॉस्पिटल में लाके हम सबको बचा दिया। धन्यवाद आईटीबीपी को। तो ये अनुभव है इन सब तमाम लोगों का, किस तरह से उस 7 घंटे की जद्दोजहद में यहाँ पर जो लोग मौजूद, एक मोबाइल के कनेक्शन, मोबाइल नेटवर्क आने के बाद बाहर जानकारी दी और उसके बाद आईटीबीपी ने वहां पर पहुंचकर इन लोगों को बाहर निकाला। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, जोशीमठ, आज तक।